आइसोमॉर्फिज्म देखो क्या होता है। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना इलेक्ट्रॉन्स इन किस में होना चाहिए, कैटायन एंड एनायन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक, ये तो पहला चीज होना चाहिए। दूसरा चीज, अगर सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस है किसी आयनिक कंपाउंड में, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कैटायन एंड एनायन ऑफ आयनिक कंपाउंड। और दूसरा चीज क्या है, क्या होना चाहिए, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो अपने आप में ही हो जाएगा, बट सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये चीज होता है तो इन दोनों को रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों को जब रिजल्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम लैटिस स्ट्रक्चर। ये क्या बन के आएगा, सेम लैटिस स्ट्रक्चर। मतलब आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर को लैटिस स्ट्रक्चर बोला जाता है, सेम लैटिस स्ट्रक्चर। तो उस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फस सॉलिड। क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फस सॉलिड, आइसोमॉर्फस PHOUS, आइसोमॉर्फस सॉलिड। और इस टोटल फिनोमिना को क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम कॉन्फ़िगरेशन को ही आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। अब इसको समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है NaF और दूसरा है आपका एग्जांपल MgO। तो ये बोला जाता है कि ये आइसोमॉर्फस है, इसको ये क्या है, आइसोमॉर्फस है। और आपको प्रूफ करना है कि ये क्यों आइसोमॉर्फस है, इन दिनों को प्रूफ करना है। तो अगर मान लो हमने प्रूफ करने की कोशिश करें, तो अगर हमने क्या किया, Na के पास हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम लोग Na की बात करें तो Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब इसको आयनाइज करोगे तो क्या बनेगा, कोई बता सकता है? NaF को अगर आयनाइज करोगे तो क्या बनेगा, आयनिक सॉलिड को क्या बनेगा, Na प्लस बनेगा और F माइनस बनेगा कि नहीं? तो इसके पास अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 11 और 1 पॉजिटिव चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन हुआ। और इसके पास कितना हुआ कि 9 थे और एक नेगेटिव चार्ज, तो प्लस का 1, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, सेम हो गए। अब इसी तरीके से एक दूसरा कंपाउंड है आपका, वहां पे MgO है। तो MgO को लेंगे तो यहाँ पे आयनाइज होगा तो Mg2 प्लस देगा और ऑक्सीजन 2 माइनस। ठीक, हाँ, तो आपका 12 माइनस 2 हो गया, तो ये भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पे 8 प्लस 2 हो गया, तो भी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये दोनों को देखिए, इन दोनों के पास देखिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कैटायन, इस कंपाउंड में कैटायन एनायन के पास सेम इलेक्ट्रॉन, इस कंपाउंड में कैटायन एनायन के पास सेम इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का स्ट्रक्चर जो होगा सिमिलर स्ट्रक्चर आएगा। कितना आ जाएगा, सिमिलर मत बोलो, सेम लैटिस स्ट्रक्चर। दोनों को क्या हो जाएगा, सेम लैटिस स्ट्रक्चर। अगर सेम लैटिस स्ट्रक्चर हुआ तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोमॉर्फस सॉलिड। दैट इज आइसोमॉर्फस सॉलिड। समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया? अंडरस्टूड और नॉट? समझा? एनीवन हु गॉट द आंसर? अगर देखो हम सॉल्यूशन करने की बात करें इसका, अगर K2S को देखें तो K2S के पास अगर इसको आयनाइज करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, K और S। तो इसके पास प्लस प्लस, इसके पास 2 माइनस। इसी तरीके से Cl2 को Cl2 को आयनाइज करोगे तो आपके पास Ca2 प्लस आएगा, फिर आपका Cl माइनस और Cl माइनस, है ना। कैल्शियम के पास ग्रुप 2 का है तो 2 पॉजिटिव चार्ज, पोटेशियम ग्रुप 1 का है 1 पॉजिटिव चार्ज, और सल्फर आपका ग्रुप किसके पास है, 16 का है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा 2, सिमिलर। तो अगर इसको पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, इसका भी 19, इसका 16, इसका 20, ठीक, इसका हाँ 17, तो इसका पोटेशियम को देखोगे बेटा तो कितना आएगा, 19 माइनस 1, 18 इलेक्ट्रॉन आया। और इसका देखोगे ये भी यही है, पोटेशियम ही है, तो इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। और सल्फर के पास 16 प्लस 2 हो जाएगा तो भी 18 इलेक्ट्रॉन। हाँ सेम इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगर इसको देखोगे तो 20 माइनस 2 हो गया, तो 20 माइनस 2 करोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और यहाँ पे क्लोरीन को देखो 17 प्लस 1,
तो भी 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। हाँ 17 प्लस 1 अगेन 1, तो अगेन 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग बात करें तो सेम इलेक्ट्रॉन है, तो सेम इलेक्ट्रॉन है मतलब क्या है, दोनों के पास क्या होगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, होगा कि नहीं, सेम कॉन्फ़िगरेशन, यस या नो, सेम। तो अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेम लैटिस स्ट्रक्चर, सेम लैटिस स्ट्रक्चर। अगर ये सेम लैटिस स्ट्रक्चर है, तो अगर दोनों के पास सेम लैटिस स्ट्रक्चर है, तो इस टाइप के सॉलिड को हम लोग क्या नाम देंगे, इस टाइप के सॉलिड को क्या नाम देंगे, हाँ तो हम लोग लिख सकते हैं सो बोथ आर आइसोमॉर्फस सॉलिड। तो ऐसे आपके पास क्वेश्चन आएंगे, आइसोमॉर्फस, MORPHOUS, आइसोमॉर्फस सॉलिड। तो इसके ऊपर तो आप लोगों को अब क्वेश्चन हमारे ख्याल से बन जाएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूं, कर दूं इरेज? यस सर। नेक्स्ट जो आपको टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में, अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, उसको बोलते हैं सॉलिबिलिटी, है ना, सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी को थोड़ा सा समझिए। सॉलिबिलिटी का मतलब क्या होता है, सॉलिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज कितना सॉल्युबल है ना, लिक्विड किसी भी सॉल्वेंट में कोई भी चीज कितना सॉल्युबल है या पानी में कितना सॉल्युबल है, दैट इज व्हाट इज नोन एज सॉलिबिलिटी, ठीक। लेकिन इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम लोग जब डेफिनेशन लिखते हैं सॉलिबिलिटी का, तो डिफरेंट वे में डिफाइन करते हैं। तो कैसे सॉलिबिलिटी को डिफाइन करते हैं, तो लिखते हैं हम लोग, अब हेडिंग डालते हैं, आप लोग भी डालिए, सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी ऑफ, क्या लिख सकते हैं, आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, ये हम लोग लिख रहे हैं। तो सॉलिबिलिटी ऑफ आयोनिक सॉलिड की जब बात करेंगे तो क्या समझ के आता है कि इट इज a amount of energy, it is a amount of energy released, ठीक है, released when, क्या बोलते हैं, when the gaseous ion, when the gaseous ion, ऐसे बोलेंगे gaseous ions, और when the gaseous ion नहीं लिख सकते हैं तो when the ionic solid, क्या हुआ, when the ionic solid dissolve in solvent, ठीक, dissolve in solvent, ठीक। तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी आपका आयनिक सॉलिड को डिजॉल्व करते हैं, तो वहां पे जितनी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज व्हाट इज नोन एज सॉलिबिलिटी। अब इसको ऐसे समझना ज्यादा इजी हो जाता है कि अगर मान लो कि हमने कोई भी सॉल्वेंट में लिया, कोई मान लो हमारे पास सॉल्वेंट लिया, ये है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है जिसमें कोई भी चीज डिजॉल्व होने जा रही है, और ये क्या हो गया, कौन सा चीज, सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया, आयनिक सॉलिड, हमने आयनिक सॉलिड लिया। तो ये होगा क्या कि अगर इसमें डिजॉल्व होने के बाद, इस सॉल्वेंट के बाद डिजॉल्व होने के बाद अगर तो एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तब तो वो सॉल्युबल होगा, अगर एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है तो वो नॉन सॉल्युबल होगा। अब देखो कैसे समझ सकते हैं कि अगर हमने आयनिक सॉलिड को इसमें डाल दिया तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन एनर्जी। अगर इसी तरीके से एक दूसरा कॉन्सेप्ट अगर हम लोग डिराइव करने की कोशिश करें कि मान लो यहाँ पे जो ये सॉल्वेंट हमने लिया है, ये वाला सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट है यहाँ पे, अगर इसमें हमने क्या है, सॉल्वेंट को हम लोग क्या लिख लें, ये वाटर लिख दें। वाटर का मतलब मैंने H2O लिया, और इसी H2O में हम लोगों ने क्या डिजॉल्व किया, आयनिक सॉलिड, ठीक। आयनिक सॉलिड को हम लोग डिजॉल्व करते हैं, आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड को जब डिजॉल्व करेंगे तो इसमें से भी तो एनर्जी होगा, क्योंकि हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था आप लोगों को पता भी होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक। क्या मतलब होता है लाइक डिजॉल्व लाइक, क्या मतलब होता है लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब क्या होता है कि अगर वो क्या है, पोलर जो है, पोलर विल डिजॉल्व इन पोलर, हाँ, पोलर विल डिजॉल्व इन, क्या होता है, पोलर विल डिजॉल्व इन पोलर। तो अगर हम लोग देखें कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं
वो सारे पोलर होते हैं। जितने भी आयनिक कंपाउंड दुनिया में होंगे सब पोलर होंगे, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं सारे पोलर तो होते हैं, दैट इज फिक्स, क्योंकि उसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज होता है। तो अब ये क्या करता है, अगर वाटर को ले लो, वाटर को लो, तो वाटर को अगर देखोगे तो वाटर के पास यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव और ऑक्सीजन क्या है, 2 निगेटिव। तो अगर देखोगे तो ये भी कैसा है, वाटर कैसा है, कोई बता सकता है पोलर है कि नॉन पोलर? वाटर कैसा है, पोलर या नॉन पोलर? कोई एक आदमी? वाटर पोलर है। तो हाँ, तो ये पोलर हो गया। तो इसमें तो ये आयनिक कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व होगा, है ना, आयनिक कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व होगा। अब इसके साथ कॉन्सेप्ट जो आता है कि जो एनर्जी रिलीज होगी तो इसको बोलते हैं आपका हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक, अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करके समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद ही हम इसके ऊपर क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। फर्स्टली यू टेक अ स्क्रीनशॉट। नहीं, एक एक लोग को बोलो ना, एक एक लोग बोलो। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो आप लोग। एनर्जी है 2 टाइप की। तो देखो कल हम लोग बोल रहे थे कि एक था लैटिस एनर्जी, ठीक, एक था लैटिस एनर्जी। लैटिस हाँ लैटिस, हाँ कर रहा हूँ, रुक जाओ, एक कॉन्सेप्ट पढ़ लो ना। लैटिस एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट था, अगर लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल था किसके साथ था, स्टेबिलिटी के साथ, ठीक। हाँ, अब दूसरा चीज क्या था कि इसको तो इसी को कोरिलेट करने जा रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर, है ना, पहला फर्स्ट नोट नंबर वन करो। तो नोट नंबर ये बोला जा रहा है कि ग्रेटर इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज, क्या बोला जा रहा है, इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज क्या बोला जा रहा है, इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, ग्रेटर देन, हाँ बोलो, ग्रेटर देन, वीडियो पॉज हो गई, सही तो चल रही है यार। If the hydration energy is greater than lattice energy, then the ionic, then only ionic compound will dissolve. Then only ionic compound will dissolve. Ionic compound will dissolve. ठीक? वीडियो पॉज हो गई है। हाँ ओके, तो ये चीज हो गया कि अगर कोई भी कंपाउंड क्या बोला जा रहा है कि उसका हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि आपको पता है लैटिस एनर्जी स्टेबिलिटी से है, तो अगर लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन से ज्यादा होगा तो वो तो कभी डिसॉल्व भी नहीं होगा, वो स्टेबल ही रह जाएगा। मतलब क्या बोल रहा है कि जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है पानी में डिसॉल्व करने के बाद, तो वो अगर ज्यादा है, अगर लैटिस हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है किससे, लैटिस एनर्जी से, तो ये अनस्टेबल होगा और ये डिसॉल्व होगा। तो यही बोला जा रहा है कि आपका, अगर आपके पास यही कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से देखेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए फॉर सॉल्युबिलिटी। ये किसके लिए, फॉर हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी के लिए। नहीं समझ में आया आप लोगों को? फिर से बताओ। अच्छा चल, दूसरा चीज, पहले तो तुम हाइड्रेशन एनर्जी को समझो। हाइड्रेशन, अब टॉप टू बॉटम जब भी जाते हो, टॉप टू बॉटम जब भी जाते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी क्या बोला जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस। देखो अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस, और उसके साथ है एज द साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस। अब इसके लिए हम थोड़ा सा तुम लोगों को एक रूल बताते हैं इसको समझाने का। तो क्या बोलते हैं कि जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपका हाइड्रेशन एनर्जी घट जाती है। जैसे कहने का मतलब, अगर लिथियम को अगर पानी में डालेंगे तो ज्यादा एनर्जी निकलेगा, और उसके कंपैरिजन में अगर आपने क्या दिया, पोटेशियम को डालो या सीजियम को डालो तो कम एनर्जी निकलेगा। ठीक,
अब उसको समझो, कैसे समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास लिथियम है और इसके पास हमारे पास सीजियम है। अब आपसे पूछा जाए कि ये लिथियम सीजियम किसका साइज ज्यादा छोटा है, किसका बड़ा है, कोई बताएगा? लिथियम का छोटा है, लिथियम का छोटा हाँ, वेरी गुड। तो लिथियम का जब छोटा साइज है, लिथियम का छोटा साइज, तो अब ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, सो मेनी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे इसको सराउंड करेंगे, इस तरीके से इसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर जाएंगे, ठीक। अब ये इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे इजिली। लेकिन अगर यही पे अगर बड़े वाले को लोगे, ठीक, तो इसका उतने अच्छे से एसोसिएशन होगा नहीं, अट्रैक्शन का कुछ भी एसोसिएशन नहीं होगा। तो ये क्या करेगा कि वाटर मॉलिक्यूल उतना अच्छे से होल्डेड नहीं होंगे, उतना अच्छे से होल्डेड नहीं होंगे, ठीक है, दूर दूर वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे। क्या 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 फिर से बोलो। पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होगा ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एसोसिएट हो जाएंगे। मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज है, इधर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये एसोसिएट हो जाएगा। तो अब ये करता क्या है कि इसका ये कर क्या रहा है कि जब ये वाटर के साथ एसोसिएट करेगा, लिथियम इजिली हाइड्रेट हो जाएगा। जितना छोटा होगा ना उतना जल्दी घुल जाएगा, और जितना बड़ा होगा उतना जल्दी नहीं घुलेगा वो। मतलब उसमें हाइड्रेट का मतलब होता है कि वाटर के साथ कंबाइन करना, हाइड्रेट का। जैसे आप लोग जैसे CuSO4 देखते हैं एक, और दूसरा देखते हैं CuSO4.7H2O, तो कौन सा हाइड्रेटेड है बताओ तो, कौन सा हाइड्रेटेड है? ये वाला हाइड्रेटेड है। तो ये जब हाइड्रेटेड है बेटा, तो ये बोल रहा है कि मतलब इसके साथ क्या है कि इजिली जब छोटा साइज है तो इसके साथ ये क्या है, कोई भी चीज डिजॉल्व करोगे, अगर छोटा साइज है तो वो वाटर के साथ इजिली हाइड्रेट हो जाएगा। लेकिन वो बड़ा अगर साइज है तो इजिली वो हाइड्रेट नहीं होगा। कोई भी चीज है, नेचर का कोई भी चीज है, अगर बहुत बड़ा है तो इट विल टेक टाइम। तो यही बोला जा रहा है इसको, या तो याद ही कर लो, टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेज। तो अगर टॉप टू बॉटम जब हम लोग जाते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। अब इसको दूसरे सेंस में समझो, अगर इसको डिक्रीज करता है तो अगर हमने लिथियम को घोला और दूसरे केस में सीजियम को घोला, तो बताओ कि अगर इसमें एनर्जी जो रिलीज होगी, हाइड्रेशन एनर्जी किसमें ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी किसमें ज्यादा होगी? लिथियम। हाँ, तो हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी, हाइड्रेशन एनर्जी इसके केस में आएगी मोर, और ये इसके केस में हाइड्रेशन एनर्जी आएगी, इसके केस में आएगी लेस। तो अब हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि अच्छा एक और चीज तुम लोग बता दो। अब ये क्या बोला जा रहा है कि मोर लेस तो हो गया, अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि कौन इसमें से ज्यादा सोल्यूबल होगा वाटर में। ये क्वेश्चन आएगा कि विच विल बी मोर सोल्यूबल इन वाटर, तो आपको आंसर करना है विच विल बी मोर सोल्यूबल इन वाटर। वो आप लोग बताइए कि विच विल बी मोर सोल्यूबल इन वाटर। लिथियम विल बी मोर सोल्यूबल, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है ना। तो इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, देन ओनली आयनिक कंपाउंड विल डिसॉल्व। अब देखो यहाँ पे लैटिस कंपैरिजन नहीं है, लैटिस एनर्जी हाइड्रोजन का, बस ये समझ लो कि हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा है तो वो कंपाउंड ही डिसॉल्व होगा, अदरवाइज उसकी सॉल्युबिलिटी कुछ भी नहीं हो जाएगी, वो सॉल्युबल ही नहीं होगा। तो ये चीज है। कुछ नहीं समझ में आया थोड़ा बहुत आप लोगों को क्या मैंने समझाया अभी तक? हाँ ठीक। मतलब कहने का मतलब ये है बेटा कि कोई भी चीज छोटा आयन है ना, रूल है, जैसे फजान रूल ने दिया था ना, फजान रूल, कि अगर वो छोटा कैटायन है ना तो वो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। जो छोटा भी कैटायन होगा, ये रूल ही है। आप पानी में जब भी डिजॉल्व करोगे ना, छोटे आयंस को डिजॉल्व करोगे, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसे रूल बना लो अपने दिमाग में कि अगर छोटा कैटायन है तो उसको पानी में डिजॉल्व करोगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, तो मतलब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, वो लैटिस से ज्यादा ही होगा, तो वो सॉल्युबल होगा वाटर में, अदरवाइज वो सॉल्युबल नहीं होगा। बस इतना सा ही इसमें कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत बड़ा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसी में बोला जाता है कि अगर, हाँ बोलो। बोलो। वो मेरा नेटवर्क कट गया था, आपने जो दोनों पॉइंट आए वो
हाँ ओके, आई एम रिकॉर्डिंग ना, आई एम रिकॉर्डिंग, आई विल गिव यू, आई विल सेंड यू, वहां पे भी देख लेना। जैसे लेक्चर चल रहा है वैसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो उसको स्टॉप भी नहीं करता हूँ, ऐसे ही चल रहा है। देखो अब दूसरा चीज देखो, अब इसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी ही पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोग सॉल्युबिलिटी ही चल रहा है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के लिए हम लोग एक लिखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। पहला चीज है फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ये देखो फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी किसके लिए पढ़ रहे हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। क्या बोला जा रहा है? ऑफ आयनिक सॉलिड। ठीक, अब कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला चीज, एक फैक्टर आप लोग के एक बार एग्जाम में आया था, उसको ध्यान में रखना। पहला जो फैक्टर है उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? ये सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि एक तो बच्चों को पता नहीं रहता है, भूल जाते हैं, और सेकेंडली इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। और ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है आपका, ये कॉम्पिटिटिव ट्रैक चल रहा है, कॉम्पिटिटिव ट्रैक चल रहा है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर एनसीईआरटी। तो अगर हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट करें तो हम कैसे बोलते हैं कि इट इज क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट किस, कैसे? प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट टू न्यूट्रलाइज, किसको न्यूट्रलाइज करना है? न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑन किसका? चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो ये क्या है? किसी भी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज है या कैपेसिटी है जिसकी वजह से वो कैटायन और एनायन के चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है इन द आयनिक सॉलिड, इन द आयनिक सॉलिड, इन द आयोनिक सॉलिड। ये हो गया। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या करता है? इसको याद रखने की जरूरत है। तो मान लो हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं, अगर हम लोग मान लेते हैं एग्जांपल, एक साइड लिखते हैं एग्जांपल, और दूसरा हम लोग लिखते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो पहला, सबसे ज्यादा दुनिया का जो पहला एक ऐसा सॉल्वेंट है जो सबसे ज्यादा इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो है वाटर। और इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ई से रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट चार्ज। तो ये होता है 80, इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80। और सबसे ज्यादा ही एज ए सॉल्वेंट, इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। व्हाई वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट? कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब मैक्सिमम को डिजॉल्व कर लेता है अपने में। तो क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं? क्योंकि उसके पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? कम होता है कि ज्यादा? ज्यादा होता है। अब दूसरे नंबर पे आता है CH3OH। अब CH3OH का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो 35, मतलब मिथेनॉल को लिया जाता है। अब तीसरे नंबर पे आता है, अगर तीसरे नंबर की बात करें हम लोग, तो ये भी मिथेनॉल की कैटेगरी में आता है, C2H5OH। इसका जो आता है, इसका आता है 27। और लास्टली अगर आता है एसीटोन को ले लो, इसका CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, तो इसका आता है इसका 21। और एक और है आपके पास ईथर, अगर ले लो ईथर, ईथर का फॉर्मूला होता है CH3OCH3। तो इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही कम होता है, 2.3, ऑलमोस्ट नॉन पोलर की तरह काम करेगा। तो ये चीजें हैं हम लोग को जो कि याद रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर आपको इसका वैल्यूज नहीं पता है तो आप लोग नहीं अरेंज कर पाएंगे। तो दिस इज व्हाट इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का सबसे ज्यादा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज आल्सो यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एंड सेकेंडली क्या बोला जा रहा है कि ये क्या करेगा? किसी भी आयंस को, आयनिक सॉलिड को डिसॉल्व करने की प्रॉपर्टी रखता है। कौन सा? वाटर। तो वाटर में कोई भी आयनिक सॉलिड डिसॉल्व करोगे, दे विल डिसॉल्व। हां, मम्मीला थायरॉइड आहे. क्या क्या क्या? मिताली ना? Hey, someone is talking यार, irrelevant thing. तुझ्या मम्मीला थायरॉइड का बीपी आहे ना? मिताली, थायरॉइड आहे. hey, मिताली नंदनवार, who are you? गावातला 85 बीपी आहे त्यांना. 85. रोल नंबर 20। कोई अगर हाँ, चलो इसका एक स्क्रीनशॉट लो, टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। ले लिया? तो अगर इरेज करूं, इसको इरेज करूं,
हाँ, अब इसके ऊपर आप लोग क्या करना, बुक खोलना और इसके ऊपर क्वेश्चन करने की कोशिश करना। आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा इसके ऊपर, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर यहीं पे एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि है ना, आयनिक सॉलिड के लिए अगर बोला जाता है, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ क्वेश्चन कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे है क्वेश्चन कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग NaCl will least dissolve, NaCl will least dissolve, no least dissolve। तो आपको ऐसे ही इसको आपको आंसर करना है कि किसमें सबसे कम डिजॉल्व होगा। तो आपके पास पहला ऑप्शन है आपका वाटर है, दूसरा नंबर है आपका ईथर है, तीसरा नंबर है आपके पास, हाँ, तो आपको ऐसे ही आप लोग आंसर कर सकते हो कि अगर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, तभी आप लोग इसको आंसर कर सकते हो। तो जो फैक्टर, जो फर्स्ट फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है आपको सॉल्युबिलिटी को, वो है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक। दूसरा जो फैक्टर है कि साइज ऑफ कैटायन, ठीक है, साइज ऑफ कैटायन। तो अब कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि साइज ऑफ कैटायन क्या होगा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी। तो बताओ कैसे कर सकते हैं साइज ऑफ कैटायन के लिए, या साइज ऑफ एनायन के साथ भी अगर देखेंगे तो भी हम लोग सॉल्युबिलिटी कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल के साथ हम लोग करते हैं। लेट मी चेक इट आउट। रुको स्टूडेंट्स, रुके। बॉन्ड पैरामीटर्स, किसी भी बॉन्ड को लेंथ को या किसी भी चीज को क्या क्या पैरामीटर्स हैं। तो पहला चीज जो पैरामीटर है उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। पहला जो पैरामीटर है किसी भी बॉन्ड का पैरामीटर, पहला पैरामीटर है वो बॉन्ड लेंथ है। दूसरा जो पैरामीटर है उसको बोलते हैं कि बॉन्ड एंगल, ठीक, दूसरा पैरामीटर है बॉन्ड एंगल। और जो तीसरा पैरामीटर है वो है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, ठीक। तो ये सारे पॉइंट को हम लोगों को पढ़ना है। पहला चीज हम लोग पढ़ते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक, बॉन्ड लेंथ। तो ये सारे पॉइंट जो छोटे छोटे, आधे खत्म भी हो जाएगा, 1-2 दिन और लगेगा इसको चैप्टर को फिनिश करने में। तो बॉन्ड लेंथ को पहले चीज हम लोग इसमें जनरली एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, ठीक। अब ये होता क्या है बॉन्ड लेंथ, अगर बात करें तो हमारे पास एक Cl है और 2 Cl है, तो दोनों के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग बॉन्ड लेंथ नहीं पढ़े हैं ना, इस बैच में नहीं पढ़े हैं, थर्ड बैच में शायद, लेकिन अदर बैचेज में हम लोग पढ़ लिए हैं। तो ये वाला जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हम लोग एवरेज निकालते हैं ना, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का एवरेज अगर निकालते हैं तो दैट विल बी द बॉन्ड लेंथ। अब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए हमने क्लोरीन लिया और क्लोरीन लिया, तो यहाँ पे Cl हुआ और यहाँ पे Cl हुआ, ठीक, और कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। तो ये इसका जो एवरेज होता है, डिस्टेंस का एवरेज, दैट इज व्हाट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। तो इसको अगर लिखेंगे द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स, ऐसे लिख सकते हैं कि द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, कहां पे, बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम, न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम ना, 2 एटम्स के ना, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स इज नोन एज, उठी को क्या बोला जाता है, इज नोन एज बॉन्ड लेंथ, इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ है क्या कि किसी भी, हाँ, एक फिर से बोलो क्या बोल रहे हो। मैंने बोला क्या इसका हाफ, यदि इसका हाफ को, हाँ, इट विल बी हाफ ओनली। इसको कैलकुलेट करने का हाफ करने से ही करेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ नो एटॉमिक फॉर्म में अगर करोगे, डेफिनेशन तो ऐसे ही है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। अब इसको अगर मान लो हमने क्या किया, एक एग्जांपल से लिया इसको एग्जांपल, अगर हमने कार्बन और कार्बन के बीच का, कार्बन और कार्बन के न्यूक्लियस के बीच का अगर एवरेज डिस्टेंस लेते हैं तो ये आता है, सिंगल बॉन्ड है तो 1.54 एंगस्ट्रॉम आता है। और यही जो डिस्टेंस आया, एवरेज डिस्टेंस आया, क्योंकि कई कंपाउंड में होता है क्या है कि कई सारे बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड तो होगा नहीं। अगर हम लोग कार्बन कार्बन को लें तो इस तरीके से लेगा, इस तरीके से, है ना, कार्बन कार्बन इस तरीके से होगा। तो यही बोला जा रहा है कि जब इनका एवरेज, सिंगल बॉन्ड का एवरेज डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं 2 न्यूक्लियाई के बीच में, तो जितना भी डिस्टेंस आता है, ठीक, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ।
अब इसको अगर और एवरेज को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप समझो कि हमारे पास मान लो कि इस तरीके से कोई बेंजीन रिंग है ना, कोई बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग का हम लोग अगर देखते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड होता है, सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो सिंगल इसका तो 154 होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर डबल बॉन्ड की देखते हैं तो 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। लेकिन जब इसका एवरेज निकालोगे, क्या निकालोगे? एवरेज। तो अगर इसका एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा बताओ तो? एवरेज तो 1.34 प्लस 1.54 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो ये आता है कितना? 1.39। तो ये वाला यही एक्चुअल बॉन्ड लेंथ है। दिस इज नोन एज एक्चुअल बॉन्ड लेंथ। तो मतलब बेंजीन के अंदर कितना एक्चुअल बॉन्ड लेंथ होता है? 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो एवरेज का मतलब कुछ इस तरीके से है कि कई सारे बॉन्ड होंगे, मान लो यहाँ 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 यहाँ, इस तरीके से। जब क्या करेंगे? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। या तो आप न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम से कंपेयर करके लिखो, या तो आप क्या करो इसी को कि अगर एवरेज ऑफ दिस कैलकुलेट करते हो तो भी आपका क्या निकल के आता है? बॉन्ड लेंथ निकल के आता है। अभी इसके ऊपर अगर हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करें बॉन्ड लेंथ के ऊपर, देयर इज नॉट अ क्वेश्चन, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं है, बस डेफिनेशन ही है। डेफिनेशन को याद रखो। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। अब उसका एग्जांपल अगर लिखो तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो 1.54। अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, ठीक, तो 1.34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए अगर बात करो, ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ो अभी, ये एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2। अदर बॉन्ड लेंथ का एग्जांपल आप लोग करना अपने बुक से उठा करके। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना आप लोग। सर इट इज ब्लर। इज इट ब्लर? क्लियर है सर? क्लियर है। एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद ले लिया। नेक्स्ट है हमारा कि कौन कौन फैक्टर्स हैं जो कि बॉन्ड लेंथ को डिस्टर्ब करते हैं। बस इतना सा पढ़ेंगे, इसके बाद छोड़ देंगे। इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे, कल इसके साथ इसको फिनिश करने के साथ एमओटी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देखो अब हमारे पास जो है नहीं है। क्या 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 दोपहर में क्लास नहीं है ना? 3 बजे है, मैं लिंक शेयर करूंगा। आज डाउट क्लास है ना आप लोगों का? सैटरडे है ना? आई विल टेक हार्डली 40 मिनट्स, नॉट फुल, नॉट मोर देन दैट। 40 मिनट के आसपास टेक करेंगे। डोंट वरी, आई विल नॉट टेक टू मच टाइम। सो बॉन्ड पैरामीटर में देखेंगे हम लोग, क्या इसी में लिखेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या लिखेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, ठीक, बॉन्ड लेंथ। तो कौन कौन फैक्टर है जो कि बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं? तो पहला जो फैक्टर है बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करने का, तो पहला ही जो फैक्टर है उसमें जो फर्स्ट फैक्टर आएगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। पहला फैक्टर है वो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, ठीक। तो फर्स्ट फैक्टर है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक, बॉन्ड ऑर्डर। तो जो फर्स्ट वाले बैच बच्चे हैं उनको पता होगा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। इट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड हैं, दैट इज होता है बॉन्ड ऑर्डर। अब ये होगा क्या कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना कम बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में समझो, अगर हमने कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड को लिया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिया और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लिया, तो क्या होगा? तो इसके केस में बोला जा रहा है बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज्यादा है, 1.54, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है 1.54। क्यों? एज बॉन्ड ऑर्डर कितना है? नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है? बॉन्ड है, एज बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना है? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1। दूसरा चीज, अगर दूसरे को बात करें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये बोला जा रहा है ये 1.34 एंगस्ट्रॉम है। एज बॉन्ड ये घट गया, क्यों? एज बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? 3। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो 1.20 आता है, 1.20, ठीक।
तो ये क्या हो गया, ये भी घट गया। क्यों? एज बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर आप देखोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ घट रहा है। समझ में आया? तो क्या बोल रहा है, पहला फैक्टर क्या अफेक्ट करता है, बॉन्ड ऑर्डर है। और उसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड को तोड़ना इजी है कंपेयर टू डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो जिसको तोड़ना इजी है मतलब उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो आप आराम से तोड़ सकते हो। लेकिन अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बहुत ज्यादा एनर्जी की लगेगी। या दूसरे फॉर्म में अगर ऐसे करो कि दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो उसको ना वो दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो ऐसे बोल सकते हो कि ज्यादा पास पास है। या तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो वो भी बहुत ज्यादा पास है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर क्या, बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, घट गया। फिर देखो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो आपका एटम्स दूर दूर है, दो दो एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, एटम पास पास आ गया। तीन तीन की शेयरिंग कर दो तो एटम ही बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि बहुत क्लोज आ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो 1.20 हो गया, इधर में 1.54 है। समझ में आया क्या स्टूडेंट्स? नहीं समझ में आया? समझा सब। समझा नहीं? अच्छा, नेक्स्ट है आपका रिजोनेंस। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग है आपका रिजोनेंस। पुट डाउन हेडिंग रिजोनेंस। दूसरा फैक्टर है, जो सेकंड फैक्टर है जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है वो है आपका रिजोनेंस। तो देखो रिजोनेंस क्या होता है, रिजोनेंस पढ़ा करके छोड़ देंगे आप लोगों को, ज्यादा टेंशन ना लो। तो नेक्स्ट फैक्टर है आपका रिजोनेंस। ठीक है, रिजोनेंस, ठीक, NaNCE रिजोनेंस। ठीक, इसको बोला जाता है रिजोनेंस। तो रिजोनेंस का मतलब ये होता है, मैं इसको लिख देता हूं पहले फिर समझाते हैं। व्हेन, या ऐसे लिखो, इट इज a hybrid structure of, it is a hybrid structure of, it is a hybrid structure of two or more than two structure, two or more than two structure, ठीक, more than two structure which, वो क्या करता है, which define, वो क्या डिफाइन करेगा, which define, या उसको लिख सकते हैं which explain, कौन सा, which explain all the properties of molecule, all the properties of molecule। ठीक, अब इसको समझो, all the properties of molecule मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्ट्रक्चर किसी भी एक एटम के सारे प्रॉपर्टीज को नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो अगर सारे प्रॉपर्टीज को नहीं एक्सप्लेन करेगा तो उसके दो तीन स्ट्रक्चर बन के आएंगे। तो दो तीन स्ट्रक्चर बनाओगे तो जो हाइब्रिड बन के आएगा, हाइब्रिड का मतलब हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे तो वो तो आपको पता होगा कि बीच वाला जो मिक्स करके बीच वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो अगर इसमें समझो कि मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझो कि हमारे पास ये बेंजीन है, ठीक, तो बेंजीन का अगर हम लोग बात करें इस तरीके से बेंजीन है, तो बेंजीन में अगर ये बॉन्ड क्या होता है, ये बॉन्ड क्या होता है, अंदर वाले बॉन्ड क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ये जो ना ये वाले जो बॉन्ड होते हैं डबल बॉन्ड में, ये जो दिखाई दे रहा है, ये सारे बॉन्ड क्या करते हैं, बेंजीन के अंदर मूव करते रहते हैं। तो अगर ये मूव करेगा तो दूसरा स्ट्रक्चर जो बन करके आएगा वो कौन सा स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये बॉन्ड क्या निकल करके यहाँ गया, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आया, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आया, तो ये तुम घूम रहा है। अब ये होता क्या है, इसको समझने की बात ये है कि अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा होता ओरिजिनल में, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.34 होना चाहिए, है ना, एगेस्ट्रॉम डबल बॉन्ड का। ये डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड कितना होना चाहिए, 1.34, और सिंगल बॉन्ड कितना हो जाना चाहिए, 1.54 एगेस्ट्रॉम। ये सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, सिंगल बॉन्ड। लेकिन इन ओरिजिनल, अगर ओरिजिनल में देखा जाए, इन ओरिजिनल अगर हम लोग ओरिजिनल की बात करें, ओरिजिनल द बॉन्ड इज द एक्चुअल बॉन्ड लेंथ इज
कौन सा आता है? बॉन्ड लेंथ इज, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ इज कितना? 1.39 एंगस्ट्रॉम, 1.39 एंगस्ट्रॉम। मतलब क्या हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर आया, ठीक, ये जो आएगा ये वाला क्या करेगा? इस तरीके से घूमेगा। तो इसका जब एवरेज निकालोगे 1.34 1.54 का, तो ये वाला कितना आता है? 1.39। और ये वाला जो है स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो अब रिजोनेंस ने किया क्या? अब रिजोनेंस ने क्या किया कि बॉन्ड लेंथ था होना चाहिए 1.54, आ कितना गया? 1.39। तो क्या हो गया कि रिजोनेंस भी आपका बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो, रिजोनेंस बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस या नो? हाँ, तो हम जैसे कार्बन कार्बन को लिया था, तो मैंने बताया था सिंगल है तो 1.54 था। इसी तरीके से अगर डबल है तो हमने क्या बोला था? अगर डबल है यहाँ पे तो डबल के केस में बोला था 1.34 बोला था। अगर यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहा है तो 1.20। तो पहला फैक्टर तो हो गया कि बॉन्ड लेंथ का वाला फैक्टर हो गया। पहला फैक्टर क्या है? बॉन्ड लेंथ का फैक्टर हो गया कि बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ रहा है, अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो आपका बॉन्ड लेंथ क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक। अब दूसरा फैक्टर क्या हो गया कि अगर रिजोनेंस पॉसिबल है, किसी कंपाउंड में रिजोनेंस पॉसिबल है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कंटिन्यू, तो अब वहां पे भी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर, बॉन्ड लेंथ क्या हो गया? डिक्रीज। बॉन्ड लेंथ क्या हो गया? डिक्रीज। बोले, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। समझ में आया ये वाला बॉन्ड लेंथ वाला, रिजोनेंस वाला? यस। कंफर्म है स्टूडेंट्स? कंफर्म है?